ये कहानी है दिल्ली के बहुत ही चर्चित विद्या जैन मर्डर केस की। कहानी की शुरुआत या कहें कि इस पूरे मामले की शुरुआत होती है 4 दिसंबर 1973। डॉक्टर NS जैन, नरेंद्र सिंह जैन, ये एक जाने माने आई सर्जन, इनका अपना दिल्ली में क्लिनिक था और 73-72 उस वक्त देश के जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति, डॉक्टर VV गिरी थे। तो डॉक्टर VV गिरी के ये पर्सनल आई सर्जन थे और उनकी आंखों में दिक्कत थी, तो जब भी इलाज की ज़रूरत होती तो डॉक्टर नरेंद्र जैन ही उनका इलाज किया करते थे और साथ में वो अपनी क्लिनिक चलाते थे। एक क्लिनिक उनकी पुरानी दिल्ली में थी और दूसरी क्लिनिक उनकी कनॉट प्लेस के पास थी। अच्छी फैमिली से, रेपुटेड फैमिली, दिल्ली की सर्किल में बड़ा नाम, और इनकी वाइफ विद्या जैन, एक हाउस वाइफ। दिल्ली के पॉश इलाका है डिफेंस कॉलोनी, तो उस पॉश एरिया में रहे इनका घर, डिफेंस कॉलोनी में, दोनों वहीं रहा करते थे। 4 दिसंबर 1973, 4 दिसंबर 1973 के शाम करीब 7:15 बजे डॉक्टर जैन अपने घर से बाहर निकलते हैं। उनको अपनी सिस्टर के घर जाना था किसी फंक्शन में, और सिस्टर भी डिफेंस कॉलोनी में रहती थी। तो अपनी वाइफ, पहले तो वो घर आते हैं, अपनी वाइफ से कहते हैं तैयार हो जाओ, सिस्टर के यहाँ चलना है, फंक्शन है, पहले से मालूम था। विद्या जैन तैयार हो जाती हैं। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी घर से बाहर निकलते हैं। घर के बाहर गाड़ी पार्क थी, उस वक्त दिल्ली में पार्किंग को लेकर इतनी इशू भी नहीं थी। तो बाहर निकलते हैं दोनों। डॉक्टर जैन ड्राइवर सीट की तरफ बढ़ते हैं कार को खोलने के लिए, फिएट गाड़ी थी उनके पास, और उनकी वाइफ विद्या जैन बाईं साइड में ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बैठने के लिए दूसरी तरफ से गाड़ी की तरफ आगे बढ़ती हैं। 7:15 का वक्त था, दिसंबर का महीना, जल्दी अंधेरा हो जाता है ठंड की वजह से, और दिल्ली में ठंड ज़्यादा, तो अंधेरा हो चुका था। डॉक्टर जैन अपनी कार का दरवाज़ा खोलते हैं और अभी बैठने ही जा रहे थे कि तभी उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद वो देखते हैं तो कार के अंदर उनकी वाइफ विद्या जैन बैठी नहीं। तब तक खड़े होकर देखते हैं तो विद्या जैन कार की दूसरी तरफ नज़र नहीं आती हैं। तो वो थोड़ा सा घबराते हैं, वापस कार की तरफ मुड़ते हैं, पीछे से आगे की तरफ जाते हैं, देखते हैं विद्या जैन है नहीं, जबकि उनके साथ घर से बाहर निकली थी और सेकंड के कुछ हिस्से में गायब। तो आसपास देखा उन्हें, कुछ उसी जहाँ पे कार पार्क थी उसी के बराबर में एक नाला था, नाले के किनारे में कार पार्क थी, जगह वही थी। तो अचानक इन्हें नाले में कुछ हलचल सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि कोई चीख रहा है, किसी की आवाज़ आ रही है। अंधेरा है लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तब तक डॉक्टर जैन चीखते हैं और मदद के लिए आवाज़ देते हैं। तो उनके घर से उनका नौकर और 1-2 पड़ोसी बाहर आते हैं। उसके बाद ये लोग देखते हैं, अचानक इसी दौरान एक शख्स नाले से बाहर निकलता है और वो डॉक्टर जैन को धक्का देते हुए भागता है दूसरी तरफ। डॉक्टर जैन ने देखा उसके हाथ में एक पिस्टल है। वो नाले से चूंकि ऊपर निकल के भागा, तो डॉक्टर जैन और बाकी लोगों का ध्यान अब नाले की तरफ गया। उसके बाद अंदर से किसी के कराहने की आवाज़ आ रही थी। नाले में उतरकर उन्हें बाहर निकाला गया। वो विद्या जैन थी। विद्या जैन के जिस्म से लगातार खून बह रहा था और ऐसा लग रहा था बुरी तरह ज़ख्मी है। तो अपने नौकर और बाकी लोगों की मदद से उन्होंने फिएट गाड़ी में पीछे विद्या जैन को बिठाया। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ज़ख्म कितना गहरा है। उसके बाद उन्हें बैठाकर वो अपने एक दोस्त, उनकी क्लिनिक है, डॉक्टर सेन, बल्कि डॉक्टर जैन, तो वो उनको लेकर सीधे उनके क्लिनिक पे पहुंचते हैं। जब क्लिनिक पे पहुंचते हैं और वो डॉक्टर उनको चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो ब्रॉड डेड है, मतलब वो यहाँ पे जब लाई उससे पहले उनकी मौत हो चुकी है। डॉक्टर जैन के कहने पर फिर, बल्कि डॉक्टर सेन थे, उनके कहने पर डॉक्टर नरेंद्र जैन अपने रिलेटिव को फ़ोन करते हैं। वो आर्मी में अफसर थे सारे। आनन फानन में सब भाग कर क्लिनिक आते हैं। इसके बाद दूसरा कॉल पुलिस को जाता है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस की टीम पहुंचती है क्लिनिक पे। इस दौरान में फिर मैसेज फ्लैश किया जाता है और डिफेंस कॉलोनी थाने में फ़ोन किया जाता है कि इस तरीके से एक कत्ल हो गया। जो डॉक्टर साहब का घर था डिफेंस कॉलोनी में, वो 291 था, लेकिन जो मैसेज गया उसमें सामने वाला जो पुलिस में सुन रहा था मैसेज डिफेंस कॉलोनी में, उसने 2 सुना नहीं, सिर्फ 91 सुना। तो मौका वारदात की तरफ भागता है, वहाँ जाकर 91 ढूंढ रहा है, वहाँ कुछ मिलता नहीं है। 2 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। बाद में फिर वो अपने सुपीरियर को बताता है, फिर सुपीरियर बताते हैं कि नहीं वो 291 है। तब वो 291 में जाता है।
73 में उस वक्त दिल्ली में कमिश्नरी नहीं थी, मतलब जो दिल्ली का टॉप बॉस होता था वो कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं होता था, बल्कि आईजी हुआ करता था, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो खैर 2 घंटे के बाद वहाँ सब जांच होती है। इधर मौत हो चुकी थी, डॉक्टर साहब का बयान आता है। डॉक्टर साहब अपने बयान में पुलिस को यही कहते हैं जो मैं अभी तक आपको मैंने बताया। कायदे से डॉक्टर साहब का ही बयान था पूरा जो पुलिस को उन्होंने दिया। इसके बाद डॉक्टर साहब बताते हैं कि उन्होंने एक शख्स को भागते हुए देखा था, उसकी दाढ़ी नहीं थी, उम्र होगी 30 साल के आसपास, कद 5.25 के आसपास फिट। उन्होंने कहा कि जब वो भाग रहा था तब तक एक दूसरा शख्स आगे खड़ा हुआ था, तो फिर वो दोनों ही भागे, तो इसका मतलब 2 लोग थे। उन्होंने कहा हाथ में कुछ पिस्तौल जैसी चीज़ थी। पुलिस ने रिकॉर्ड किया सारा स्टेटमेंट। इसके बाद अब जांच शुरू होती है। अगले दिन खबर भी छपती है अखबार में, इसलिए कि एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस था। मतलब जाने माने एक आई स्पेशलिस्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्राइवेट आई सर्जन, उनकी वाइफ का इस तरीके से घर के बाहर ही कत्ल, तो मामला बड़ा था। अब पुलिस के ऊपर भी प्रेशर था, पुलिस जांच करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसमें कहा जाता है कि अनगिनत चाकू के घाव थे और ज़्यादा ब्लीडिंग से मौत हुई है। अब जो 2 लोग थे उनके बारे में कोई पता नहीं कि कौन थे, डॉक्टर साहब सिर्फ इकलौते विटनेस थे। तो पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, लेकिन पुलिस को शुरुआत में ही कुछ शक होता है कुछ चीज़ों को लेकर, और पुलिस को लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। शक की वजह ये थी कि मोटिव रॉबरी नहीं था। अगले दिन पुलिस फिर नाले में कुछ तलाश भी करती है, तो कुछ वो जो जेवर पहनी हुई थी उसमें से कोई टूट के गिरा था वो भी मिल जाता है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे ये लगे कि इसमें कोई फॉल प्ले है। नंबर 1 मोटिव रॉबरी नहीं था। नंबर 2 डॉक्टर साहब कुछ जल्दबाजी में नहीं थे, उन्होंने वो क्लिनिक ले गए, उसके बाद में फ़ोन किया पुलिस को। नंबर 3 डॉक्टर साहब की कोई दुश्मनी नहीं थी। नंबर 4 शुरुआत में डॉक्टर साहब ने कुछ और बयान दिया, बाद में वो कुछ और बयान देते चले गए। तो ये सारी चीज़ें चलती रही, और कुल मिलाकर पुलिस की तफ्तीश में अब तक ऐसी कोई चीज़ नहीं आई जिससे इस मर्डर का खुलासा हो सके, पर फिर भी पुलिस की जांच जारी रही। इसी दौरान पुलिस ने सबूत ढूंढने की कोशिश में डॉक्टर साहब के पुरानी दिल्ली के क्लिनिक और जो कनॉट प्लेस में क्लिनिक है वहाँ पे जाकर पूछताछ और तलाशी लेने का फैसला किया। जब ये तलाशी और पूछताछ चल रही थी तभी एक नए कैरेक्टर का नाम सामने आता है। नाम था चंद्रेश शर्मा। चंद्रेश शर्मा के बारे में जो जानकारी आई वो ये कि चंद्रेश शर्मा डॉक्टर नरेंद्र जैन की पुरानी सेक्रेटरी थी, पर्सनल सेक्रेटरी थी, और कुछ वक्त पहले ही वो हटी थी वहाँ से। फिर उनका इतिहास खंगाला गया तो पता चला कि डॉक्टर चंद्रेश शर्मा हैं, इनकी पुरानी सेक्रेटरी, जब उनकी उम्र 20 साल थी 1960 में ही वो विडो हो गई थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उसके 4 साल के बाद फिर उन्होंने आर्मी में कैप्टन उनसे शादी की, लेकिन शादी के 3 साल के बाद ही दोनों में बनी नहीं, और 1967 में उन्होंने डिवोर्स का फाइल कर दिया और दोनों का डिवोर्स हो। लेकिन 1964 से 67 के बीच में उनकी मुलाकात डॉक्टर नरेंद्र जैन से होती है, और धीरे धीरे नरेंद्र जैन ये दोनों करीब आते हैं, दोनों में प्यार हो जाता है। दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन शादी करने के लिए ज़रूरी था कि डॉक्टर नरेंद्र जैन विद्या जैन को डिवोर्स दें, और ये बात हुई भी। लेकिन डॉक्टर नरेंद्र जैन का जो एक रुतबा था दिल्ली में उस वक्त सोशल सर्कल में, एक इज्जत थी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आई सर्जन थे, बड़े लोगों में उठना बैठना था। फैमिली बैकग्राउंड जो है विद्या जैन का वो आर्मी में था, और आर्मी में बड़े पोस्ट पे, छोटे मोटे पोस्ट पे भी नहीं। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर उन्हें लगता था कि अगर डिवोर्स की बात आई और ये अखबारों में छपा, दोस्तों तक बात पहुंची, तो बड़ी बदनामी और बेइज्जती होगी। तो उन्होंने डिवोर्स देने का आइडिया साइड कर दिया। लेकिन इस दौरान डॉक्टर जैन की वाइफ विद्या जैन को अपने पति और चंद्रेश शर्मा के रिश्तों को लेकर शक होने लगा, और इस शक की वजह थी बहुत सारे ऐसे अकाउंट जो पैसे देते थे डॉक्टर साहब। तो दोनों में झगड़ा शुरू हुआ। फिर विद्या जैन ने कहा कि आप इसको हटा दो नौकरी से। डॉक्टर जैन हटा देते हैं चंद्रेश को और किसी और कंपनी में लगा देते हैं, लेकिन वो एक आई वॉश था, दोनों का मिलना जुलना जारी था। डॉक्टर साहब उसे लगातार पैसे भी देते थे। ये बात बाद में धीरे धीरे फिर विद्या जैन को भी पता चलनी शुरू हो गई कि हटा तो दिया लेकिन दोनों मिलते जुलते हैं।
तो अब ये था कि या तो डिवोर्स और दूसरा ये था जैसे चलने दो। लेकिन डॉक्टर नरेंद्र जैन जो थे वो चंद्रेश से शादी करना चाहते थे और उसके लिए विद्या जैन को वो डिवोर्स भी नहीं देना चाहते थे क्योंकि बदनामी। तब एक रोज़ फिर उन्हें आइडिया आया और चंद्रेश के साथ मिलकर ये आइडिया आया कि अगर विद्या जैन को इस तरीके से कत्ल करवा दिया जाए जिसमें शक भी ना हो तो रास्ता क्लियर हो सकता है। उस वक्त तक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग या इस तरह से पैसे लेके कत्ल करना ये चीज़ें नहीं होती थी। आपस में झगड़ा हो गया, गुस्से में मार दिया, क्रिमिनल है, दो गैंग के बीच में लड़ाई हो गई, बट ये नहीं थी। चूंकि चंद्रेश चंडीगढ़ में भी रही और हरियाणा में भी रही और उसने कहीं ये पढ़ा था कि एक सुपारी किलिंग भी होती है जिसका कोई लेना देना नहीं, वो पैसे लेके किसी का भी कत्ल कर सकता है। तो फर्स्ट टाइम उसने डॉक्टर जैन के दिमाग में ये बात डाली। इसके बाद हुआ कि फिर ऐसे किसको ढूंढा जाए, तो अपने ख़ास लोगों के ज़रिए राजस्थान के 2 क्रिमिनल थे उनको ढूंढा गया और कहा गया कि तुमको 20 लाख रुपए देंगे, 10 लाख रुपए काम होने से पहले और 10 लाख रुपए काम होने के बाद। इनमें से एक क्रिमिनल जो सुपारी ले रहा था उसे लगा कि अगर मैं सुपारी ले लेता हूँ आधा एडवांस और बाद में कत्ल ना करूँ तो ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, इसलिए कि मामला कत्ल का है, मैं भी मुंह खोल दूंगा। तो दोनों तैयार हो गए। इसके बाद 10 लाख रुपए एडवांस उन्होंने ले लिया और ये 10 लाख रुपए एडवांस डॉक्टर जैन ने डिफेंस कॉलोनी के अपने बैंक से 100 रुपये की जो नोट है उसमें निकाले थे और एक बैग में लाकर चंद्रेश को दिया और चंद्रेश ने उन दोनों को दिया और 10 लाख कत्ल के बाद देना था। इसके बाद तय हुआ कि कत्ल कैसे होना है। तो ये हुआ कि डॉक्टर साहब के घर के बाहर ही होने। फिर पूरी प्लानिंग की गई और 4 दिसंबर 1973 जब डॉक्टर साहब अपनी बहन के जाने के लिए निकले, साथ में विद्या को लिया और वो दोनों बैठे और उसी दौरान में हमला हुआ और ये मारे गए। तो ये जो शुरुआत में आपको कहानी सुनाई थी वो एक्चुअली एक साजिश का हिस्सा था। अब जब चंद्रेश का कैरेक्टर सामने आया पुलिस के तो ये हुआ कि इन दोनों के बीच के रिश्ते की सच्चाई भी सामने आ गई, लेकिन सबूत नहीं मिल रहे थे। चंद्रेश को उठाया गया, पूछताछ हुई, वो खुल नहीं रही थी। डॉक्टर जैन के खिलाफ बहुत सारे सबूत आ गए, आखिरकार उन्हें भी ऑफिशियल गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन 4 दिन तक डॉक्टर जैन ने मुंह नहीं खोला और पुलिस को घुमाते रहे। आखिर में एक पूछताछ के दौरान एक वाकया हुआ था और पुलिस ने कुछ अब घुमाने की सोची उस वक्त। तो डॉक्टर जैन 4 दिन तक तो घुमाते रहे। चूंकि डॉक्टर जैन को यह भी पता था कि चंद्रेश को भी पुलिस ने उठा लिया है, तब पुलिस ने एक गेम खेला डॉक्टर जैन के साथ और चंद्रेश का नाम लेकर झूठ बोलना शुरू किया कि चंद्रेश ने अपने बयान में ये बताया और असल में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले थे तलाशी में इन दोनों के ऑफिस से, जिससे ये पता चला था कि ये श्रीनगर गए, कब कब डॉक्टर साहब ने उसको पैसे ट्रांसफ़र किए, तो वो सारे रिकॉर्ड पे था। तो डॉक्टर जैन को लगा कि वाकई जो चंद्रेश है उसने अपनी मुंह खोल दिया है। पुलिस ने जब ये यकीन दिलाया, जबकि पुलिस सिर्फ कागजात के आधार पे बात कर रही थी, जो फ़ोटो मिले थे, जो कागजात मिले थे, लेकिन डॉक्टर जैन को लग गया कि नहीं, चंद्रेश अब टूट गई और उसने सच बता दिया, तो अब मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं। और आखिरकार फिर उन्होंने भी मुंह खोल दिया। इसके बाद इनके साथियों की अब तलाश की जाती है। राजस्थान से जो दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर जो पहली बार सुपारी लेकर जिन्होंने कत्ल किया था, करतार सिंह और उजागर सिंह, ये दोनों नाम बड़ा मशहूर है। अभी जब निर्भया की फांसी हो रही थी तब मैं आपको जब बता रहा था तब तिहाड़ में कब कब फांसी हुई है, तो ये दोनों भी उसमें एक थे। तो इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। इनके एक और साथी था राजू, उसको गिरफ्तार किया गया। 3 वो थे और 2 डॉक्टर साहब और उनकी गर्लफ्रेंड। 5 के ऊपर चंद्रेश, इन सब के ऊपर मुकदमा चला। मुकदमे के बाद लोअर कोर्ट ने 5 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, लेकिन ये मामला फिर हाई कोर्ट में गया। और चूंकि उस वक्त ये पहला मामला था कि जब एक पति ने अपनी पत्नी की वो भी सुपारी दी और पहली बार सुपारी किलिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का शब्द सामने आया, उसको लेकर हाई कोर्ट में बड़ी बहस हुई और कहा गया कि इस तरीके से कत्ल करवाना, इसमें सिर्फ उम्र कैद, ये बड़ी कम सज़ा है। और उम्र कैद तब 14 साल की हुआ करती थी। तो हाई कोर्ट ने फिर नीचे की अदालत के फैसले को पलट दिया और उसने इन 5 में से 3 की उम्र कैद को तो बरकरार रखा, जिनमें डॉक्टर जैन, इसके अलावा चंद्रेश और राजू, जो इनका एक तीसरा साथी।
लेकिन करतार सिंह और उजागर सिंह की उम्र कैद की सज़ा को बढ़ाकर सजाए मौत में तब्दील कर दिया। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में ये बहस हुई। बहस ये भी थी कि जिसने कत्ल करवाया उसे तो उम्र कैद और जिसने कत्ल किया आप उसे फांसी, जबकि उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी जाती, उसने तो पैसे के लिए किए। सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ी लंबी बहस हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो दलील दी गई और हाई कोर्ट में भी जो दलील थी वो हालांकि उस वक्त के हिसाब से आज मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। उस फैसले में ये कहा गया कि आइडिया कत्ल करने का बेशक डॉक्टर जैन का था, चंद्रेश का था, लेकिन अगर ये दोनों सुपारी किलर तैयार ना होते कत्ल करने के लिए तो शायद कत्ल नहीं होता। इसलिए बड़ा गुनहगार ये दो वो लोग हैं जिन्होंने पैसे लेके कत्ल किए, ना कि जिन्होंने पैसे देके कत्ल करवाए। अब ये बहस के लिए ये मुद्दा हो सकता है कि इसमें कौन बड़ा गुनहगार है, लेकिन अदालत ने ये माना कि अगर वो दोनों कत्ल करने के लिए लालच में तैयार नहीं होते तो विद्या जैन बची होती, जिंदा होती, इसलिए बड़े गुनहगार वो हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। डॉक्टर जैन, चंद्रेश और राजू, इन तीनों की जो सज़ा है वो उम्र कैद ही रखी, जबकि करतार सिंह और उजागर सिंह को फांसी की सज़ा दी। सुप्रीम कोर्ट के बाद ये लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी गए, लेकिन राष्ट्रपति ने माफ़ी नहीं दी। और इस इंसिडेंट के ठीक 10 साल के बाद 1973 में ये इंसिडेंट था, दिसंबर में, बल्कि तो 74 मान लीजिए, 9 अक्टूबर 1983 करतार सिंह और उजागर सिंह को तिहाड़ जेल के अंदर एक साथ फांसी दे दी गई विद्या जैन के मर्डर केस में। और इन दोनों की फांसी के 4 साल के बाद डॉक्टर जैन, चंद्रेश, राजू ये अपनी उम्र कैद की सज़ा पूरी कर चुके और जेल से बाहर आ गए। अब कहाँ हैं नहीं मालूम, लेकिन ये एक अजीब केस इसलिए है कि देश में पहली बार सुपारी दे के कत्ल किया गया। जिसने सुपारी दी उसे उम्र कैद की सज़ा मिली, वो जिंदा है। जिसने सुपारी ली, जिसका कोई लेना देना नहीं था विद्या जैन से, सिर्फ उसने कत्ल किया, उसको फांसी की सज़ा मिली। तो कानूनी हलके में, कानूनी सर्किल में इसको लेके आज भी बहस होती है कि क्या ये सज़ा उचित था, सही था, और क्या इंसाफ हुआ। क्योंकि जो आदमी सबसे पहले जिसके दिमाग में कत्ल करने का आया, सबसे बड़ा गुनहगार वही होना चाहिए था। कत्ल करने के लिए मजबूर भी उसने किया, लालच भी उसी ने दिया, पैसे भी उसी ने दिए, लेकिन फांसी उसे नहीं हुई, बल्कि फांसी उन दोनों को ही जिन्होंने सिर्फ पैसे लेके कत्ल किए। उसके बाद के दौर में ऐसे बहुत सारे केस आए हैं जब सुपारी लेके जिसने कत्ल किया उसको कम सज़ा हुई और जिसने सुपारी दी उसे ज़्यादा सज़ा मिली। तो बाद के दौर में शायद ये सोच भी जो है अदालतों में बदली है। तो ये थी कहानी इस देश के पहले सुपारी किलिंग।